तो वो जो एक पॉश कानून जो बना वो जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए बनाया गया, तो फिर उस पर भी आपके सवाल होंगे? उसपे मेरे सवाल नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और मेरे नहीं, मेरे मित्रों के एक्सपीरियंस है। मेरा एक मित्र है जो एक बड़े मल्टीनेशनल बैंक में काम करता है, इंडियन मल्टीनेशनल बैंक में। वो कहता है कि जब समय आता है, जब असेसमेंट होती है कि किसी को प्रमोट किया जाए, किसी की सैलरी बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, पोस्ट के मुकदमे 3 गुना बढ़ जाते हैं। कि नॉर्मल मंथ में अगर 100 मुकदमे आते हैं तो उस महीने 300 मुकदमे आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं भी हैरान होता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि पुरुष सिर्फ उसी समय सेक्सुअली हरास करता है और हमेशा वही हरास करता है जिसने उसका असेसमेंट लिखना होता है, क्योंकि बाकी समय में तो हर कोई हरास कर रहा होता है उसे। ये तो शुक्र है कि पोस्ट के अंदर एक मिसयूज क्लॉज है और स्त्री पे भी जब उसका मुकदमा झूठा प्रूव होता है तो कार्रवाई होती है। पर बहुधा मैंने देखा है, बहुधा देखा है, पुरुष कहता है यार कौन पड़े इस झंझट में, जो ये मांग रही है दे दो। लेकिन 498 का भी मिसयूज़ हो रहा है, उसके लिए भी नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, जिसमें पुलिस एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, जैसा कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉश को लेकर भी। तो देश तो संविधान से चलता है ना, नियम कानून से ही तो एक इसीलिए सबके हितों की रक्षा कायदे कानून से ही हो पाएगी। यही तो तो मैं फिर कह इसका रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या है? क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप? मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ। नंबर एक, कि जितने भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। हिंसा किसी पे भी हो, पुरुष पे या स्त्री पे, उसके लिए मुकदमा दर्ज कराना उतना ही सहज या मुश्किल होना चाहिए। और मिसयूज क्लॉज जितने भी ये बेनेवलेंट प्रोविजन है, इसमें मुकदमा दर्ज कराना आसान बनाया गया। जितने भी बेनेवलेंट प्रोविजन ऑफ लॉ हैं उसका मिसयूज होता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप हैरान रह जाएंगे, परजरी जो है कोर्ट के अंदर आके झूठ बोलना एक बड़ा ही संगीन जुर्म माना जाता है। इसके अंदर सजा का प्रावधान है। दिल्ली की कोर्ट का एक जजमेंट है अभी रिसेंटली, पिछले 10 एक दिन पहले का, जिसमें उसे ने लड़की को गिल्टी पाया परजुरी के लिए और उसके नीचे लिख दिया ये ठीक है कि ये लड़की ने परजरी की है, बट ये ऑफेंस जो है मैट्रिमोनियल नेचर का है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये दिल्ली कोर्ट का एक जजमेंट है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप सबको क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि खुल के झूठ बोलो, स्त्री हो तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? एक मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट, रेप का मुकदमा चला, 13.5 साल चला, जिसके अंदर पुरुष 4 साल जेल में रह के आया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पे फाइन लगाया बहुत बड़ा, 500 रुपये का। पुरुष 4 साल जेल में रह के आया था, 13.5 साल उसने मुकदमा झेला, फाइन कितना लगा? 500 रुपये। क्या कर रहे हैं? कपूर साहब, आपकी कहानी क्या है? ये कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? मेरी कहानी कोई छुपी हुई नहीं है। 2008 में मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था। मेरी बीवी ने किया था उस समय, जो मेरी बीवी थी, और दहेज का मुकदमा था मेरे ऊपर। मैं उसमें सोनीपत में मुकदमा था, मैं 5 दिन जेल रह के आया था उसमें। और उसके बाद आकर मैंने जो है ढूंढना शुरू किया, तो कुछ अपनी तरह के लोग मिले, अपनी मानसिकता के, जो झूठे मुकदमों से जूझ रहे थे। कोई एक एनजीओ थी, फिर हमने अपनी एक एनजीओ बनाई। 2012 में इस रेप कानून में भी बदलाव हुआ, तो बहुत से मसले हमारे पास आने लगे, जो कि लोग झूठे रेप के शिकार थे, झूठे रेप के केसेस के शिकार थे, तो उनके बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे हमारा तजुर्बा हुआ कि किस तरह से कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो दहेज का मुकदमा हो, चाहे वो रेप हो, चाहे मोलेस्टेशन हो, चाहे पोश हो, चाहे वो मेंटेनेंस लॉ हो, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो। तो ये सब कानून जो है एक तरफा कानून थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही ये कानून दर्ज करा सकती थी। हमने आवाज़ उठानी शुरू करी और आज तक मैं वही काम कर रहा हूँ, इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा एक सवाल जो है, एक केस जिसकी बहुत राजनीतिक चर्चा भी होती रही, बिल्किस बानो का, वो जब केस हुआ था, उसके बाद कुछ वक्त पहले सरकार ने जो है, जो दोषी थे उनकी रिहाई करा दी थी। तो उस पर आपकी कोई ओपिनियन है इस तरह के मामले में? वो भी एक रेप का केस था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो रेप का केस था, प्रूफ था, तो उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। इस बात को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस मामले में ये कहता हूँ कि उनकी रिहाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे मेरी कोई व्यक्तिगत राय है, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो रेप के एक्यूज़ थे और रेप
कन्विक्ट थे और उनकी कन्विक्शन सस्टेन हुई है तो उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। पर मैं इसके साथ आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर 21वीं सदी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर 8 एग्जीक्यूशंस हुई हैं। 8 एग्जीक्यूशंस हुई हैं, कैपिटल पनिशमेंट हुई हैं, जिनमें से 3 टेरर एक्यूज थे और 5 रेप एक्यूज थे। आज भी जितने भी मसले होते हैं, पिछले 2023 के अंदर 62 लोगों को सेक्सुअल क्राइम्स के अंदर कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, जबकि मात्र 10 लोगों को टेरर के क्राइम में कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। एक भी गैंगस्टर को जिसने कितने भी कत्ल किए हों उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी गई है, प्रोनाउंस नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि एकमात्र क्राइम जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट ज़रूरी है, जिसमें लड़के को हैंग किया जाना ज़रूरी है, वो है सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स। एंड आई थिंक इट इज़ लाइक प्लेइंग टू गैलरीज। और अपील्स की जब तक बात करते हैं, जब हम अपील्स की बात करते हैं, तो जितनी सजाएं कैपिटल पनिशमेंट दी गई उनमें से लगभग आधी में हाई कोर्ट ने उन लोगों को एक्विट कर दिया। लगभग आधी ने, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लगभग आधी ने, डेटा पे काम जारी है, और बाकी आधी में इक्का दुक्का छोड़ के उसको कम्यूट कर दिया गया। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दबाव होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस के ऊपर भी कि किसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया 4.3% कन्विक्शन है, तो इसमें से बहुत हो सकते हैं जो दबाव में की गई हो कि कोई कन्विक्शन हो ही नहीं रही है, जहाँ थोड़ा सा चांस मिला उसे कन्विक्ट कर दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए, इनके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो सर मेरा एक और सवाल है। आजकल एक टर्मिनोलॉजी है अल्फा मेल की। अल्फा मेल आमतौर पर जो कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं कि लड़के हो तुम्हारा ईगो बड़ा होना चाहिए। तो ये जो टर्म सेट किया जा रहा है, इसको लेकर भी तो जागरूकता होनी चाहिए और लड़कों को ये बात बताया जाना चाहिए कि रोना नॉर्मल चीज़ है, तुम रो सकते हो। ना रोने के कारण भी जो अग्रेशन पैदा हो रहा है, जो गुस्सा लड़कों का, कहा जाता है कि लड़कों का श्रृंगार तो गुस्सा है, ईगो है, तो इस पर भी तो, इस स्कूलिंग की भी तो बात होनी चाहिए और ये सिस्टम से ना आकर ये समाज से ही निकल कर आएगा सामने। बिल्कुल होनी चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए। और जो सहोदर में एक चीज़ हम करते हैं, वही रन सुसाइड हेल्पलाइन ऑल्सो, कि कोई भी अगर सुसाइड की तरफ जा रहा है तो हम उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको वीन आउट किया जा सके जिस तरह की सोच और प्रवृत्ति में वो हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारी NGOs इस तरह का काम कर रही हैं। और देखिए, ये एक ना जो अल्फा मेल आप कह रहे हैं, जो एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा है आजकल ना, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ट्रेंड करने लगी है, सिर्फ अल्फा मेल ही नहीं। MGTOW, मैन गोइंग देयर ओन वे, वो भी ट्रेंड कर रहा है। सोरोरिटी, जहाँ पे फीमेल्स गोइंग देयर ओन वे, मतलब कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, दे वांट टू रिमेन सिंगल, वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। ट्रंप ने बहुत अच्छा किया, अमेरिका में कहा कि 2 ही जेंडर रहेंगे, एक पुरुष एक मेल। और उससे पहले एक जो बायोलॉजिकल मेल था वो ओलंपिक का पदक भी जीत चुका था। तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। अब हर एक पे मैं बात नहीं कर सकता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू टॉक ऑन दैट। वो सोसाइटल चेंज है, वो हार्मोनल चेंज है, वो मेंटल इश्यूज हैं, आई डोंट नो अबाउट देम, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। बट जहाँ तक सुसाइड प्रिवेंशन की बात है, जहाँ तक लड़कों को ये समझाने की बात है कि यू शुड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, योर इमोशंस, वो हम सुसाइड हेल्पलाइन में ज़रूर करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उनको वीन आउट करें उन थॉट से, और हम उन्हें ये समझाएं कि आप लड़ सकते हैं। जैसे एक ट्रेंड कर रहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम लड़कों को भी ये समझाते हैं कि आप लड़के हो, कानून कैसे भी हो, आप लड़ सकते हैं और आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास रखना है। ये लड़ाई लंबी हो सकती है, बट अगर आप लड़ेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर ट्रायल कोर्ट में हो जाएगा तो हाई कोर्ट में गलत नहीं होगा, ये हमारा मानना है। हमारा न्याय व्यवस्था से विश्वास उठा नहीं है। हम न्याय व्यवस्था में, आज की जो व्यवस्था है उसी में रहकर जिस तरह से मुकदमे लड़े जाते हैं उसी तरह से मुकदमे लड़वाने का प्रयास करते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर चाहते हैं कि कानून के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन हो और जितने भी कानून है वो जेंडर न्यूट्रल बने, जितने भी कानून है उसके अंदर एक मिसयूज़ क्लॉज है।